Hello everyone, this is Vinayak Bandyopadhyay. I'm a third professional MBBS student of Makura Shambhaledi Medical College and Hospital. Welcome back to my channel. Previous 2 महीने से मैं बहुत बिजी था। पहले पूरी, फिर कोटा बीच में, उसके बाद फिर दार्जिलिंग, इधर उधर घूमने चला गया था, तो इसीलिए मैं ठीक से वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन आज फिर मैं एक वीडियो लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, लगभग 100 दिन, लगभग 100 डेज बचा हुआ है नीट 2023 के लिए। इस 100 दिन को हमें कैसे डिवाइड करना है, कैसे सबसे एफिशिएंट, सबसे एंथुजियास्टिक एंड एनर्जेटिक वे में हम प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी भी तुमने ढंग से तैयारी शुरू ना की हो, फिर भी तुम्हारा एक संभावना है कि तुम्हें सिलेक्शन मिल जाए, तो इस वीडियो को ढंग से देखो। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करे आते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि नीट के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 डेज़ बचे हुए हैं। अब इस 100 डेज़ को हम कैसे यूटिलाइज़ करें, उसी के बारे में आज का वीडियो है। देखो ध्यान से समझो, इस 100 डेज़ जो है ना तुम्हारे पास, इस 100 डेज़ को तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना होगा विद इन 28 फरवरी। डज़ नॉट मैटर कि तुम मेरी वीडियो कब देख रहे हो, कैसे देख रहे हो। 28 फरवरी के अंदर तुम्हारा सिलेबस जो है वो एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो जितना हुआ है उतना प्रैक्टिस करो। 28 फरवरी के बाद कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, तब उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही चलेगा। फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए विद इन 28 मार्च। सेकंड रिवीजन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए 30 मार्च टू 5 अप्रैल। इसके बीच में सेकंड रिवीजन तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। थर्ड रिवीजन कंप्लीट करो विद इन 28 अप्रैल एंड द फाइनल रिवीजन मतलब एकदम आखिर में कैसे रिवीजन करना होगा, उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैं ही लॉन्च करूंगा कुछ ही दिनों में। लेकिन अभी तक फिलहाल तुम जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, 28 फरवरी के अंदर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। 4 मई के अंदर हमारा फाइनल रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे देर नहीं होनी चाहिए। अगर तुम कोचिंग जा रहे हो तो 1 घंटे पहले कोचिंग से उठो नींद से। अगर नहीं है कोचिंग तो 7 बजे सुबह उठो, नॉर्मल टाइम पे उठो यार। ऐसा नहीं कि सुबह 3 बजे 2 बजे उठ के, 2 बजे तो रात है, 3 बजे भी रात है, तो वहाँ 3 बजे उठ के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह 7 बजे उठो, नॉर्मल टाइम पे उठो और फिर विद इन 7:15 पढ़ने वाले हो। ऐसा नहीं कि 7 बजे उठ रहे फिर 8 बजे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। 7 बजे अगर उठ रहे हो तो 7:15 तुम्हें पढ़ने बैठना पड़ेगा। अगर तुम्हें कोचिंग जाना है, सुबह अगर कोचिंग है तो 1 घंटे पहले उठो। उस 1 घंटे पहले उठना इज इनफ, नॉट मोर देन दैट। अप टू 20 फरवरी हम क्या करेंगे कि तुम्हारा जो टोटल स्टडी ड्यूरेशन है वो हमने 8 to 10 आवर्स यहाँ पर रखा। कोई पूछ सकता है कि भाई क्यों हमें 8-10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे क्यों पढ़ने के लिए नहीं बताना चाह रहा। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा कोचिंग रहेगा, कोई ना कोई कोचिंग तुम्हारा रहेगा, फिजिक्स वाला हो, एलन, आकाश, कुछ भी क्यों ना हो। उसको छोड़कर ये जो 8 से 10 घंटे का टाइम मैंने यहाँ पर लिखा है वो कोचिंग को छोड़ने के बाद है तुम्हारा सेल्फ स्टडी टाइम। इस 8 से 10 घंटे को हमें 3:2 इस रेशियो में डिवाइड करके करंट पढ़ाई तुम्हें करना होगा 5 से 6 घंटे, यानी कि 60% ऑफ योर टाइम। एंड बाकी जो टाइम है बैकलॉग एंड रिवीजन, बैकलॉग तुम्हारा रहेगा ही रहेगा, चाहे कितना भी तुम पढ़ लो बैकलॉग तुम्हारा रहेगा ही रहेगा। एंड रिवीजन के लिए रखो 3 to 4 आवर्स, यानी कि ये जो 40% का टाइम मैंने यहाँ पर लिखा है, ये 40% तुम अभी रिवीजन मारो, फिर 60% मारो करंट पढ़ाई, जो भी अभी तुम्हारा पढ़ाई चल रहा है। अप टू 20 फरवरी के बाद कुछ भी हमें नया नहीं पढ़ना है। जितना तुमने पढ़ा है उसी को हम दोबारा रिवीजन करेंगे। इस जर्नी में कुछ चीज़ें तुम्हें नहीं करनी है। क्या क्या, थोड़ा समझते हैं यहाँ पर। 2 घंटे फिजिक्स मान लिया, फिर 3 घंटे केमिस्ट्री, फिर 3 घंटे बायोलॉजी। इस तरीके से अगर तुम पढ़ने जाओ ना तो ये बहुत ही गलत तरीका है। 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 3 घंटे बायोलॉजी, कोई ब्रेक नहीं लेना। स्लीप को कंप्रोमाइज़ करना जो बहुत बच्चे करते हैं, गलती करते हैं, और टू मच कॉफ़ी पीना। ठीक है, नींद से दूर रहने के लिए टू मच कॉफ़ी पीना। इससे क्या होगा, तुम्हारा परफॉर्मेंस धड़ाक से नीचे जाएगा, मोनोटोनी आएगा, तुम्हारे बोर्डम आने लग जाएंगे। और पता है एक चीज़ और भी होगी वहाँ पर, वो है अटेंशन डेफिशिएंसी तुम्हें आ जाएगी। ये तुम्हें बहुत जोर का देगा। एंड ये जो अटेंशन डेफिशिएंसी है ना, ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इससे क्या होता है कि हम अपने पढ़ने
का जो एंथू है, जो 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 हम कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं वो खो जाता है। एक बार अगर मोनोटोनी आ गई, एक बार अगर अटेंशन डेफिशिएंसी आ गई, तो तुम्हें पिछले जो तुमने पढ़ा था वो काम में आएगा ही नहीं। तो इसीलिए 2 घंटे अपने फिजिक्स मान लिया, एकदम लगातार 2 घंटे से फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 3 घंटे से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी तुम्हें नहीं करना है। ये सारी वो गलती है जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं और फिर जाकर के उनका जो एफिशिएंसी है, उनका जो आउटपुट है वो डिक्रीज होता जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। क्या करना है तुम्हें? जो करना है वो है तुम्हें स्पाइस थोड़ा सा ऐड करना होगा। स्पाइस का मतलब है स्पेस, SPAC। स्पेस मतलब बिटवीन 2 सब्जेक्ट्स, हर एक 2 सब्जेक्ट्स के बीच में थोड़ा सा ब्रेक दो, 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, लेकिन वो ब्रेक बहुत ज़रूरी है। आई मतलब इंटरचेंजिंग यहाँ पर लिख दिया मैंने। इंटरचेंजिंग मतलब एक ही सब्जेक्ट को बहुत देर तक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सी से क्या होता है? सी से होता है कॉन्सेंट्रेशन मतलब तुम कॉन्सेंट्रेट रहकर पढ़ोगे। ई से होता है एनर्जेटिक, ये तुम्हें एनर्जी देगी। ये सारी चीज़ें कहाँ पर लोगे? ये सारी चीज़ें तुम्हें कहाँ पर देना है? ये सारी चीज़ें तुम्हें देना है यहाँ पर पढ़ाई में। ये सारी चीज़ें तुम्हें कहाँ पर देना है? पढ़ाई में। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस दो, सब्जेक्ट को इधर उधर चेंज करके पढ़ो। अभी दिखाता हूँ मैं कैसे कंसंट्रेट करके पढ़ो एंड एनर्जेटिक वे में पढ़ो। कैसे क्या करोगे? पढ़ाई मतलब तुम 1 घंटा जूलॉजी पढ़ो, फिर 1 घंटे फिजिक्स हो गया, फिर 1 घंटे बॉटनी मैंने मान लिया, फिर 1 घंटे केमिस्ट्री। इससे क्या होगा कि तुम्हें बोर्डम नहीं आएगा। ये जो जूलॉजी है ये हो गया तुम्हारा 30%, ये जो बॉटनी है ये हो गया तुम्हारा और 30%, और यहाँ पर मैंने मान लिया केमिस्ट्री हो गया 20% एंड फिजिक्स भी मैंने मान लिया 20%। ये इससे क्या होता है कि तुम्हें दिमाग जो है, अपना ब्रेन जो है, वो एक ही चीज़ को 2 घंटे से पढ़ने के लिए तैयार नहीं रहेगा। उसे रहेगा क्या? अच्छा ठीक है, मुझे 1 घंटे का वक्त मिला है, मैं पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होकर पढ़ूंगा, पूरा एनर्जेटिक होकर पढ़ूंगा। इसके बाद इतना क्या होगा? 4 घंटे। इसके बाद फिर 1 घंटे 330 + 30 मिनट जूलॉजी प्लस बॉटनी पढ़ो। अगर तुम्हें जूलॉजी प्लस बॉटनी दिल नहीं चाह रहा इतना देर से बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे यार, तो थोड़ा सा फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ो। जूलॉजी प्लस फिजिक्स पढ़ो, बॉटनी प्लस केमिस्ट्री पढ़ो। इससे हो गया 2 घंटे, कुल मिला के टोटल 6 आवर्स ऑफ स्टडी। ये सेम तुम करोगे करंट स्टडी में, जो तुम अभी पढ़ रहे हो उसमें भी करोगे। और जब तुम रिवीजन मार रहे हो कोई भी चीज़ का, तो तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल न्यूटन्स लॉ मान लेते हैं। अब NLM रिवीजन करने में टाइम तो लगेगा। रोटेशन मान लेते हैं, या फिर जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस, ये सब बड़े बड़े चैप्टर, तो इसमें क्या है कि 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में NLM खत्म करना है। NLM के लिए तुम 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, लेकिन एक दिन में 1 घंटे करके पढ़ो। ये जो एक बार फिजिक्स आ गया, इसके बाद जो दोबारा यहाँ पर फिजिक्स आ रहा है ना, ये जो दोबारा फिजिक्स आ रहा है, इस फिजिक्स को तुम और कुछ चैप्टर पढ़ो। यहाँ पर मान लिया कि तुम NLM पढ़ रहे हो, यहाँ पर तुम कुछ और पढ़ो, रोटेशन पढ़ो। ठीक है, इस फिजिक्स पे रोटेशन पढ़ो। यहाँ पर अगर तुम ऑर्गेनिक रिवाइज कर रहे हो तो यहाँ पर 1 घंटे के लिए इनऑर्गेनिक करो। और एक चीज़ और, तुम रीडिंग और राइटिंग, इन दोनों चीज़ों को कुल मिला के पढ़ो, एक साथ पढ़ो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रीडिंग और राइटिंग जो हमारा है, रीडिंग प्लस राइटिंग, यानी कि पढ़ने की काम एंड लिखने की काम, ये सब अगर एक साथ करोगे। फॉर एग्जांपल जूलॉजी में तुम पढ़ रहे हो NCERT पढ़ रहे हो, ठीक है, हो गया 1 घंटा हो गया। फिर से अगर 1 घंटा पढ़ना पड़े ना, तो हमें अटेंशन डेफिशिएंसी होने लग जाता है। उस 1 घंटे के आखिर के आधे घंटे हमारे दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं। इससे बेहतर क्या है कि जूलॉजी के बाद थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ लो। मतलब क्या कि हमारे राइटिंग में कुछ लिखा भी होगा, है ना, तो इससे क्या होगा कि हम बहुत देर तक चीज़ों को रिटेन कर पाएंगे। एक रिवीजन, देखो बहुत सारा रिवीजन लेना पॉसिबल नहीं है, तो जितना भी तुम रिवीजन मारोगे वो एक रिवीजन बहुत एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक एंड एफिकेशियस होना चाहिए। मतलब क्या, उस रिवीजन को तुम्हें दिमाग में बैठाना पड़ेगा। इस तरीके से पढ़ो, थोड़ा सा स्पाइस ऐड करो, जैसा कि मैंने अभी बताया, थोड़ा सा स्पेस दो, इंटरचेंजिंग करके पढ़ो, एक सब्जेक्ट को कॉन्सेंट्रेटेड होकर पढ़ो, एंथुजियास्टिक एनर्जेटिक होकर पढ़ो। क्या करोगे? ये सब चीज़ों को लेकर पढ़ाई। तो पढ़ाई का तरीका यही रहेगा। क्या पढ़ोगे? 1000 बार चिल्ला के बोल चुका हूँ, एक बार और बोल देता हूँ, 1 and only NCERT। NCERT के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ो। बार बार पढ़ो। ये तो पतली सी किताब है ना, दिखने में पतली लगती है, मेरी वाली तो अभी कहीं पर है, लेकिन वो इतना मैंने पढ़ा है, इतना एनोटेट किया है, इतना अंडरलाइन किया है कि किताब लगभग फट गई है। ठीक है, तो तुम्हें भी ये जो मोलाट है, दोनों मोलाट के बीचों में हवा भर दो। एक NCERT का किताब ऐसे पढ़ो कि उसका एक लाइन भी ना छूटे, कहीं भी कुछ भी ना छूटे। तो इस तरीके से पढ़ो NCERT के अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब मारो, और अगर नए नहीं हो तो लाइक मार दो यार।
थोड़ा सा लाइक तो बनता है ना। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम रिवीजन के ऊपर, तब तक के लिए अलविदा।